नमस्कार देवियों और सज्जनों। आज की बात कुछ सवालों से शुरू करते हैं। आखिर ये संगीता तिवारी कौन है? और संगीता तिवारी कौन है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि उन्होंने ऐसा क्या लिखा जिसको लेकर पूरी सोशल मीडिया पर पिछले 2 दिनों से बवाल मचा हुआ। संगीता तिवारी एक सीईओ हैं और उन्होंने अपने मसल्स फ्लेक्स करते हुए ब्राह्मण जीन्स लिखा है। जीन आप सभी लोग जानते हैं कि जीन हमारी बायोलॉजी का वह हिस्सा है जो हमारे गुणधर्म एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी से तीसरी और तमाम पीढ़ियों तक पहुंचाते हैं। उसमें उन्होंने अपने मसल फ्लेक्स करते हुए ब्राह्मण जीन दिखा और इस पर वो भयंकर ट्रोलिंग का शिकार हुई। उनको कहा गया कि ये जातिवाद फैला रही हैं, ये बहुत घिनौना काम कर रही हैं और इन्होंने ब्राह्मण जीन्स लिखकर अपमान किया है। और फिर बात हमेशा की तरह संविधान पर, बाबा साहब पर और पता नहीं कहां-कहां पहुंच गए। बहरहाल 3 सवाल जो उठते हैं कि अगर ब्राह्मण जीन्स उन्होंने लिखा, तो इस पर इतना बवाल करने की क्या ज़रूरत थी? आप अक्सर गाड़ियों पर देखते होंगे, किसी पर लिखा होगा या तो नंबर्स को ही इस स्टाइल में देवनागरी और रोमन में लिखा जाता है कि वो कहीं पर यादव हो जाता है या कहीं पर प्राउड जाट हो जाता है, कहीं प्राउड अहीर हो जाता है। द ग्रेट चमार्स लिखकर भी लोग अपनी गाड़ियों पर चलते हैं। और फिलहाल जो भारतवर्ष हमारे पास है, बात तो बहुत देर की और बहुत दूर तक करनी है, इसलिए मैं ये टुकड़ों में करूंगा और ये भी एक सीरीज ही होगी कि ब्राह्मण जीन्स होने से दिक्कत क्या है। हमारा देश आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का शिकार है। हमारा नेता प्रतिपक्ष जो है, उसके खुद का धर्म का पता नहीं है, उसके खुद के परिवार को लेकर अभी बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं। उसके जो संबंध हैं, वो चाहे इटालियन माफिया से हो या कोलंबियन ड्रग कार्टेल से, इन सब पर लगातार खुलासे कर रहा है बांग्लादेश का एक पत्रकार। और पूरी कांग्रेस पार्टी और शहजादे ने उस पर चुप्पी साध रखी है। लेकिन वह व्यक्ति हर एक दिन अपने कंठ के उच्चतम स्वर से यह जरूर पता करता है, यह जरूर घोषणा करता है कि जात क्या है, जात क्या है। वह इतना सत्ता के लिए पागल हो चुका है कि वह अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से पूछता है कि तुम्हारी जात क्या है। उसका एक साथी है टोटी चोर, जो कभी किसी बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री भी रहा है, वह अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहता है कि अरे मिश्रा जी, बाकायदा नाम लेकर वह उस पत्रकार को टॉन्ट करता है। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष जो अभी है विशधर राहुल उर्फ राहुल विंची, वह तो बाकायदा अपने समर्थकों से पिटवाने तक की साजिश करता है। कहने का मतलब यह है। इसके अलावा आप देखिए कि पूरा जो सबसे बड़ा राज्य है हमारा जनसंख्या के दृष्टिकोण से, उत्तर प्रदेश में जातिगत आधार पर ही, भले ही उसे सामाजिक न्याय का एक बेहतरीन नाम दे दिया गया है, लेकिन यूपी और बिहार में पिछले 30 वर्षों से जाति के नाम पर ही राजनीति हो रही है और लगातार वही चल रही है। इसके अलावा आप दक्षिण के हिस्से में जाएं भारत के, तो वहां तो डीएमके है या एआईडीएमके है, वह पूरी तरह से लगातार सिर्फ और सिर्फ जाति की बात करते हैं। और यह जो ब्राह्मण जीन्स की बात है, तो जिसे हम पेरियार के नाम से पढ़ाते हैं या जानते हैं, वह रामास्वामी बाकायदा अपने समर्थकों को, और ये आज की बात नहीं है, ये 1950-60 के दशक की बात है, वह बाकायदा अपने समर्थकों को पत्र लिखकर कहता था कि आज तुमने 13 ब्राह्मणों की शिखाएं काटी। शिखा मतलब ये जो शिखा हम लोग रखते हैं, तुमने 13 की ही काटी है, तुम्हें जरूरत है कि इसको और बढ़ाओ। और उसके समर्थक बाकायदा, और ब्राह्मणों का उस समय इतना शोषण हुआ वहां, और इतना ये हुआ कि तमिलनाडु से अधिकतर ब्राह्मण आजकल पलायन कर चुके हैं। और उसके बाद जो डेमोग्राफी का चेंज हुआ, जो वहां ईसाई जनसंख्या बढ़ी है, यहाँ तक कि जो अभी राज्य का मुख्यमंत्री है, वह कहने को नास्तिक है लेकिन वो क्रिप्टो क्रिश्चियन है। उसका बेटा जो क्रिप्टो क्रिश्चियन है, और बल्कि वह खुलेआम कह चुका है कि मुझे ईसाई
मान्यताओं पर गर्व है, वो व्यक्ति खुलेआम कहता है कि सनातन को इरेडिकेट करना है, उसके बाद तमाम तरह के बयान आते हैं कि यह डेंगू है, मलेरिया है। आप दूसरी तमाम जातियों को यह अधिकार अगर देंगे कि वह टुकड़ों में अपने-अपने वजूद का एहसास कराएँ, और यह भारत में हो रहा है लगातार। गर्व से कहो हम जाट हैं, हम फलाने हैं, और भाजपा की जो 2 बार 272 से ज़्यादा सीटें आईं और इस बार 240 सीटें आईं। भाजपा की जीत से लगातार हतोत्साहित होकर अब विपक्षी दलों को यह समझ में आ चुका है कि भारत को जब तक जाति के आधार पर खंड-खंड नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि आप याद कीजिए कि 1990 से 99 तक का दौर क्या था। उस समय अस्थिर सरकारों का ज़माना था और उसको कहा जाता था कि तथाकथित तौर पर वह गठबंधन सरकारों का ज़माना था, लेकिन वह ब्लैकमेलिंग का, एक्सटॉर्शन का और तमाम चीज़ों का ज़माना था। अटल जी की सरकार याद कीजिए, उसमें जयललिता भी शामिल थी, ममता बानो भी शामिल थी। इन दोनों के साथ किस तरह डील करते थे अटल जी और किस तरह की चीज़ें होती थी, ये सब कुछ याद करने की ज़रूरत है। अगर जेन ज़ी को ये याद नहीं है या उन्हें नहीं पता है, तो अपने बड़ों से उनकी कहानियाँ पूछें, गूगल करें, उस समय के आर्काइव्स देखें। तो फिर अगर किसी एक सीईओ ने यह कह दिया कि ब्राह्मण जीन्स, तो इस पर इतना आसमान टूटने की, इस पर इतना बवाल होने की ज़रूरत क्या है? दिक्कत ये है कि हमारी पूरी शिक्षा दीक्षा का जो पैटर्न है, जिसको आजकल एक ब्लू आइड बॉय है, भजपइये लोगों का, दिलीप मंडल। मैं व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन इस बारे में कहना पड़ेगा। वो दिलीप मंडल बाकायदा सूअरों को जनेऊ पहने हुए दिखाता है और चित्रित करता है, और इस देश में वो न केवल खुलेआम घूम रहा है, बल्कि वह अति प्रतिष्ठित भी है। उसको तथाकथित तौर पर बुद्धिजीवी भी कहा जाता है, और उसने इस जनेऊ को, ये जो जनेऊ मैं पहनता हूँ या ब्राह्मण पहनते हैं, इसको एक सूअर के ऊपर चित्रित किया था। क्या उसके साथ कोई हिंसा हुई? क्या उसको कोई धमकी मिली? क्या उसको कुछ कहा गया? नहीं। वो आज भी खुलेआम घूमता है, और इतना ही नहीं, यह सरकार तो उसे बाकायदा प्रतिष्ठित करने जा रही थी, या किया है या नहीं किया है, क्योंकि अब वो मामला, उस पर कोई बोल नहीं रहा है। आपके जो नायक, चाहे वो ज्योतिबा फुले हो, उसने अपनी किताब गुलामगिरी में ऐसी-ऐसी अभद्र टिप्पणियां की हैं देवी देवताओं के बारे में, कि जिसे पढ़कर किसी भी सामान्य हिंदू का रक्त उष्ण हो जाएगा। रामास्वामी की कथा मैंने आपको बताई, मैं उसके पर्सनल लाइफ में नहीं जाऊंगा कि उसने क्या किया, उसने अपनी बेटी की उम्र से या जिसको पाला उससे शादी की, या क्या किया उसने नहीं किया, वो उसकी व्यक्तिगत जीवन शैली पर मैं बात ही नहीं करूंगा। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे देश में दरअसल ये पश्चिमी जो तौर तरीके आए हैं, या पश्चिम के हर एक निकष पर जो हम अपनी चीजों को कसते हैं, यहां तक कि कास्ट शब्द भी हमारा नहीं, पुर्तगाली शब्द है, फिर उसको अंग्रेजों ने किया। हमारे यहाँ कास्ट सेंसस शुरू हुआ 19वीं सदी की शुरुआत से, और वो 1931 ईस्वी तक चला। हमारे यहाँ वर्ण की अवधारणा है, वर्ण और जाति में बहुत ज्यादा अंतर है। आप देखेंगे कि पहले कास्ट सेंसस में जहां जातियां बहुत कम मात्रा में थी, आज मुझे लगता है कि आज अगर हम जातियों की गणना करें तो कम से कम 5,000 10,000 जातियां हमारे यहाँ होंगी। इस राहुल विंची की माँ ने जब ये गणना करवाई थी, तब तो उसने तो, जो इन्होंने रिलीज नहीं किया, उसमें तो 5 लाख जातियां, और ये बात स्वर्गीय अरुण जेटली ने बताई बाकायदा। और उन्होंने कहा था कि उस कास्ट सेंसस में इन लोगों ने अपने लोगों को उपकृत करने के लिए जो 5,000 करोड़ का घोटाला किया था,
उसमें तमाम ऐसे एनजीओज वगैरह को दे दिया जो घर में बैठ के, तो उसमें इतने रिपीटिशंस थे, इतने फैक्चुअल एरर्स थे और इतनी चीजें थी कि इन जैसे बदतमीज बददिमाग तानाशाहों का भी दिमाग नहीं हुआ इस इटालियन माफिया का कि वो उसको रिलीज कर सके। सवाल यह पूछा जाना चाहिए इस राहुल विंची से कि तुम्हारी मम्मी ने वो आंकड़े क्यों नहीं जारी किए? जब यह मिस इंडिया में या मिस वर्ल्ड में जाति खोजता है तो इससे पूछा जाना चाहिए कि 1964 या 60 से जो चीजें शुरू हुई, उस समय तुमने इसमें जात क्यों नहीं खोजी? क्योंकि उस समय तुम्हारी मम्मी का, तुम्हारे पापा का, तुम्हारी दादी का, इन्हीं लोगों का तो शासन था। इससे यह पूछा जाना चाहिए जब यह जात-जात करता है कि कैबिनेट में कोई नहीं है या इसमें, तो इसे यह बताना चाहिए कि कैबिनेट में इतने लोग हैं, इतने मंत्री हैं जो ओबीसी हैं, एससी हैं और ये सबसे अधिक हैं। तुम्हारे समय कौन लोग थे जो 10 साल वेटिकन के इशारे पर तुम्हारी मम्मी इस देश की प्रधानमंत्री बनकर जो शासन चलाई है, उसमें कितने ओबीसी थे? यह सवाल पूछा जाना चाहिए राहुल विंची से। इसके अलावा यह पूछा जाना चाहिए कि तुमने जो बातें की हैं, तो ओबीसी आयोग को संवैधानिक मान्यता क्यों नहीं दी थी तुमने? तुम्हारी 60 वर्षों तक तुम्हारी पार्टी की, तुम्हारे बाप दादा की, तुम्हारी घरेलू सरकार रही, उसमें कितने ओबीसी को, कितने एससी एसटी को तुमने प्रमोट किया? आज भी तुम्हारा रबर स्टैंप जो है अध्यक्ष, वो तुमने दिखावे के लिए एक दलित खड़गे जी को बना दिया है, लेकिन तुम उनके साथ क्या व्यवहार करते हो? कभी नाक की गंदगी उनके कुर्ते में पोंछ देते हो, कभी उनको बैठने के लिए नहीं देते हो कुर्सी, खुद बैठ जाते हो। ये सारे हमारे देश में सवाल पूछने का तरीका बदल गया है। मैं ब्राह्मणवाद पर पूरी सीरीज चलाऊंगा, क्योंकि ब्राह्मणवाद को भी इन लोगों ने बहुत गालियां दी हैं और ब्राह्मणवाद के नाम पर इन्होंने एक जाति विशेष को जिस तरह से इंगित किया है, और मैं तो कहता हूं कि मैं तो जाति का नाम नहीं लूंगा, मैं तो वर्ण कहता हूं। और ये सबको पता है कि हमारी जो वर्ण व्यवस्था थी, उसमें कहीं भी इस तरह की रोकथाम नहीं थी कि आप इस वर्ण के हैं, उस वर्ण के, वो काम के आधार पर बंटवारा था। और आज आपने उस व्यवस्था को जब खत्म किया है, तो आप देखिए, आपके लुहार चले गए, आपके बढ़ई चले गए, आपके माली चले गए, आपके फल वाले चले गए। एक-एक चीज जिससे इकोनॉमी पर हिंदुओं का कब्जा था, वो सब कुछ चला गया है। और कहाँ चला गया है? वह सब कुछ मुसलमानों के कब्जे में है। आप एक फल वाला देखिए, आप एसी बनवाइए, आप कूलर बनवाइए, आप बाइक बनवाइए, आप जिनको पंचर वाला कह के अपमानित करते हैं, उनकी पूरी इकोनॉमी इतनी है कि आपकी हालत खराब हो जाएगी, वह आंकड़े जानकर और सुनकर। क्योंकि वो इनकम टैक्स भी नहीं देते हैं, वो एक छोटी-सी जगह में कोई भी दुकान खड़ी कर लेते हैं, कोई भी टपरी खड़ी कर लेते हैं और चलाने लगते हैं। तो ये जो मसला है, इस पर एक बृहद संज्ञान लेने की जरूरत है और वर्ण को और जाति को घालमेल करने की जरूरत नहीं है। अगर आप वो भी कर रहे हैं, तो अगर आप द ग्रेट चमार्स लिखने की अनुमति देते हैं या उस पर आप कोई बवाल नहीं करते हैं, तो द ग्रेट पंडित, आखिर ब्राह्मणों ने इतने वर्षों से जिस ज्ञान को सहेजा, जिस वजह से आपके ऊपर कोई आक्रमण नहीं हो पाया, जिस वजह से इतने वर्षों के बाद, 1200 वर्षों के आक्रमण के बाद भी सनातन बचा हुआ है, इसलिए क्योंकि ब्राह्मणों ने उस कुंजी को, उस ज्ञान को समेटा। और आज क्या हो रहा है ब्राह्मणवाद के नाम पर? अब 70 वर्षों से तो तथाकथित तौर पर स्वतंत्र ही है साहब, और ब्राह्मणों को ना तो आपने रिजर्वेशन दिया है, ना ही कोई विशेष सुविधा दी है, फिर ब्राह्मणों ने आपका बिगाड़ा क्या है? और आज जितनी गालियां ब्राह्मण सुन रहा है और जितनी गालियों और नफरत का शिकार हो रहा है, ये ब्राह्मण वर्ग ही है जो विद्रोही नहीं हो रहा है, जो कड़वा नहीं हो रहा है, और वह सारी चीजों को हंसकर टाल जा रहा है। और मैं ये कह रहा हूं कि हरेक को ब्राह्मण जीन एक्वायर करने के लिए संघर्ष करना चाहिए। हरेक को ब्राह्मण होने पर गर्व करना चाहिए और हरेक को ब्राह्मण बनना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण किसी घर में पैदा हो जाने से आप नहीं होते हैं, किसी
खास घर में आप पैदा हो गए, आपका कोई सरनेम पाठक, मिश्रा, उपाध्याय वगैरह है, तो आप ब्राह्मण नहीं हो गए। ब्राह्मण शब्द का निर्माण हुआ है ब्रीह धातु, और ब्रीह का मतलब है हमेशा बढ़ना। ब्राह्मण मतलब जो हमेशा विकसमान हो, जो हमेशा वर्धमान हो, जो हमेशा विकसित हो। और यही वजह है कि ब्राह्मण होना सचमुच गर्व की बात होगी अगर हर एक व्यक्ति आज की डेट में सुंदर पिचाई की जाति में नहीं जानता, लेकिन वह जो भी कर रहे हैं वह ब्राह्मणों का काम है। आज की डेट में मैं बिल गेट्स की जाति नहीं जानता, लेकिन वह ब्राह्मण का काम कर रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण का काम है इतने बड़े हो जाना कि वह इस पूरे ब्रह्मांड को अपने फलक में समेट ले, अपने ज्ञान को वह लगातार बढ़ाए। और ब्राह्मण का मतलब क्या है? जो ज्ञान की चर्या में, ज्ञान के निष्पादन में और ज्ञान के प्रसारण में और ज्ञान के उत्पादन में लगातार रत रहे। मतलब कोई भी हो सकता है। और अगर आपका पूरा देश ब्राह्मण बन गया तो सोचिए कि आप कहां पहुंचेंगे। यह इस सीरीज की केवल शुरुआत है। मैं इसमें ब्राह्मणवाद पर क्विज भी लाऊंगा। जो सारी चीजें हमें पढ़ाई गई हैं, सिखाई गई हैं, यह सब कुछ वाहियात बात है। पहला सवाल आप इससे शुरू कर सकते हैं कि इस देश में किस ब्राह्मण का कितने वर्षों तक शासन रहा है, चाहे वो 1947 के बाद हो या फिर 1947 के पहले। और गलती से भी एक्सीडेंटल हिंदू जवाहरलाल नेहरू का नाम मेरे ऊपर मत लाइएगा कि वो ब्राह्मण। वह व्यक्ति एक्सीडेंटल हिंदू था और यह उसने खुद स्वीकार भी किया है। इस सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं मैं, और ब्राह्मणवाद पर और ब्राह्मणों पर यह बात रहेगी ही। गर्व से कहिए कि आप, मैं और हम सभी ब्राह्मण हैं और हम सभी ब्राह्मण बनने की दिशा में कार्य करेंगे। फिलहाल इतना ही। जय सिया राम। अपना स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद देते रहें। जय जय सिया राम।